नीतीश और बीजेपी के बीच क्या प्लान बना है, क्या डील हुई है और बिहार में नीतीश युग के अंत के साथ क्या तस्वीर बनती दिखाई पड़ेगी। आरजेडी वर्सेस बीजेपी के बीच में मुझे जो दिखाई दे रहा है, जेडीयू का फ्यूचर 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बीजेपी भी जेडीयू को खत्म करना चाहेगी। नीतीश कुमार जी का सोशल मीडिया पोस्ट है, जैसे वो पोस्ट आया वैसे मुझे जगदीप धनखड़ जी की याद आ गई कि जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा और इस पोस्ट में कोई बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई नहीं दिया। बीजेपी के लिए बीजेपी को चुनाव जिता के दिया और अब वो सारी गद्दी उसको सौंप के किनारे हट रहे हैं, बड़ा महान काम कर रहे हैं। लेकिन अब उस महान काम में बीजेपी क्या करती है, उनकी पार्टी जो जेडीयू है उसको बीजेपी कितने दिन तक इंडिपेंडेंट रहने देगी या अपने में मिला लेगी, या जेडीयू टूट जाएगी, कुछ लड़ा उसका आरजेडी में चला जाएगा, कुछ कांग्रेस के साथ चला जाएगा। अब स्थिति ये है कि अगर पूरा का पूरा जनता दल आरजेडी के साथ हो जाए तब भी बिहार में सरकार बनाना आसान नहीं है। जेडीयू से ज़्यादा और भाजपा से ज़्यादा चिंता बिहार के भविष्य की है। जो साफ नेतृत्व नीतीश कुमार ने दिया, जिस तरह से गुंडागर्दी से और लोग शाम को 7 बजे बाद बिहार में घूम टहल नहीं पाते थे, ट्रेन से जाते थे तो स्टेशन पे ही रुक जाते, उस बिहार में आए हुए बदलाव को क्या जो भी मुख्यमंत्री बनता है, वो भाजपा का हो, किसी का हो, 2 डिप्टी सीएम हो, कोई भी फार्मूला आप लगाएं, क्या उस बिहार को यहाँ से बेहतरी की ओर ले जाएंगे? सब लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं कि भाजपा ने षड्यंत्र करके हटा दिया, नीतीश को तो अभी रहना था। तो इसके आधार पर देश का मानस बनना चाहिए, या जितनी बड़ी ये घटना है इसके पीछे जो कुछ महानता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर विषय का रुख करते हैं। राकेश शुक्ल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अभिषेक कुमार जी बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर हमारे साथ हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चर्चा नीतीश कुमार और बिहार की होगी। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार अब राज्यसभा की सदस्यता ले रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में जिस तरीके से पिछले 2 दशक से 20 साल से उनके जो वोटर्स का या जेडीयू का जो प्रभाव रहा है, वो शायद अब अप्रैल महीने के बाद से खत्म होता दिखेगा। नीतीश कुमार पर, उनके दिल्ली आने पर अमित शाह गृह मंत्री क्या कहते हैं, जरा एक बार वो सुन लीजिए, तब जरा चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। तो आपने देखा कि अमित शाह दिल्ली में स्वागत के लिए नीतीश कुमार के तैयार हैं। उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर दिया है। उनका सोशल मीडिया पोस्ट आप अपने स्क्रीन पे बाईं तरफ देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ये बात कही कि वो विधान परिषद, विधानसभा में भी रह चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि संसद के दोनों सदनों का भी वो हिस्सा बने। क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और है? नीतीश और बीजेपी के बीच क्या प्लान बना है, क्या डील हुई है और बिहार में नीतीश युग के अंत के साथ क्या तस्वीर बनती दिखाई पड़ेगी? क्या बीजेपी वोट परसेंटेज और सीटों के साथ अब बड़े भाई की भूमिका में वाकई में दिखाई देगी? इसी का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। शुरुआत अभिषेक जी से ही करते हैं। अभिषेक जी चूंकि बिहार पर बहुत नज़र बनाए रखते हैं अपनी और बहुत मजबूती से उस पर अपनी बात भी रखते हैं और आकलन भी करते हैं, इसलिए शुरुआत उन्हीं से करते हैं। नीतीश युग का अंत समझें इसे और ये समझें कि जो सीटें और वोट परसेंटेज बीजेपी का आया था, अब वाकई में बीजेपी सच में अपने आप को पूरा हार्डकोर तरीके से फुल फ्लैश बिहार में चाहती है अपना सीएम? बीजेपी अपना सीएम तो चुनाव के पहले भी चाहती थी, लेकिन अब बीजेपी अपना सीएम बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से चाहती थी, अब उसका अपना सीएम बिहार में बन रहा है। सवाल ये है कि जो आपका असली सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड सत्ता के सहारे चलने वाली एक पार्टी है। जेडीयू के पास कोई बहुत मजबूत कास्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं है और जेडीयू के पास
वैसा नेतृत्व भी अभी उभर कर सामने नहीं आया है जो जनता दल यूनाइटेड को आगे चला सके, क्योंकि ये पार्टी जो जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने बनाई थी, वो पार्टी अब पिछले 20 सालों से देखें तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चल रही थी, और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कोई फ्यूचर लीडरशिप तैयार नहीं की। जैसे करुणानिधि ने एम.के. स्टालिन को तैयार किया, जैसे डिप्टी सीएम बनाकर सुखबीर सिंह बादल को तैयार किया गया, प्रकाश सिंह बादल ने किया, जैसे अखिलेश यादव को समय रहते मुलायम सिंह यादव ने चीफ मिनिस्टर बना दिया, वैसे कोई फ्यूचर लीडरशिप नीतीश कुमार ने तैयार नहीं की, और उसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और मोटे तौर पर कहें तो पीए मॉडल में पार्टी चलाई गई। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आप देखें, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव तक, वो क्या थे? वो नेता थे। नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो नेता थे। लेकिन बाद के दौर के अध्यक्षों को देखें तो कई सारे नाम मिलेंगे। आरसीपी सिंह बेनी प्रसाद वर्मा के ओएसडी थे, एक तरह से कहें तो पीए मॉडल की शुरुआत हो रही थी वहाँ पर। उसके बाद सुधा श्रीवास्तव जो जेपी की भांजी थी, उनके पीए हुआ करते थे ललन सिंह, और संजय झा जो कभी राजीव प्रताप रूड़ी के पीए हुआ करते थे। तो ये पीए मॉडल में पार्टी को लाने का खामियाजा अंततः नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा, क्योंकि एक नेता जो राजनीतिक तौर पर खुद को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर समझता हो, वही राजनेता अपने आसपास भावी नेतृत्व को उभरने नहीं देता, और भावी नेतृत्व जिस किसी पार्टी में नहीं उभरेगा वही खामियाजा भुगतना होगा। अब कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस पार्टी कैसे खत्म हुई? रबर स्टाम्प चीफ मिनिस्टर बिहार यूपी में बनाने की वजह से यहाँ खत्म होती चली गई। भारतीय जनता पार्टी अब उसी प्रक्रिया पर देखिए, पर्ची से मुख्यमंत्री कई राज्यों में बनाए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके पास आरएसएस का एक सांगठनिक ढांचा मौजूद है। जेडीयू की बात जो आप कर रही हैं, जेडीयू में राजनीति जो बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उस पर भी एक नज़र रखना जरूरी हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड बेसिकली एक पॉलिटिकल बफर जोन की तरह थी आरजेडी वर्सेस बीजेपी के बीच, और वो पॉलिटिकली बफर जोन एक बड़े ही बिखरे हुए वोट बैंक को किसी प्रकार इकट्ठा कर टिका हुआ था। मसलन नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण, कुर्मी कुशवाहा समीकरण जिसे कहते हैं, इसके अलावा जो कर्पूरी ठाकुर की जो थाती थी, अति पिछड़ा वोट बैंक, उसका बड़ा हिस्सा, और माइनस पासवान जो एक महादलित कंस्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार ने क्रिएट की थी, जो बसपा बिहार में उभर रही थी, वो भी कमजोर हुई, रामविलास पासवान भी कमजोर हुए थे, तो वो महादलित वोट, इस वोट बैंक में बिखराव 2015 के बिहार चुनाव में दिखा। 2015 का चुनाव 3/4 बहुमत से बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन ने भले ही जीता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसका कोर वोट किसी भी सूरत में 15% से ऊपर नहीं जा रहा था, वो अपने एनडीए के सहारे 35% वोट हासिल करने में सफल हो गया। जब बीजेपी और एनडीए 35% वोटों तक पहुंच गया, इसका सीधा मतलब था कि महादलित में भले न सही लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा तबका अब भी एंटी आरजेडी माइंडसेट के साथ पोलिंग कर रहा है, और वो नीतीश कुमार का भी साथ छोड़ने को तैयार है। वहां से एक सिल्वर लाइनिंग बीजेपी को दिखी, लेकिन वो सिल्वर लाइनिंग, वो कहते हैं ना कि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, और चूंकि जो नीतीश कुमार है वही नरेंद्र मोदी है, अपना चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक झुक जाते हैं, लिहाजा नीतीश कुमार ने भी झुका लिया। ठीक है, तो वो सारी परिस्थितियां जैसे होती चली गई। अब आरजेडी वर्सेस बीजेपी के बीच में मुझे जो दिखाई दे रहा है, जेडीयू का फ्यूचर 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बीजेपी भी जेडीयू को खत्म करना चाहेगी, और जो तबका, खासकर महादलित तबका, बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस माइंडसेट जो है, जो बाबा साहब का अम्बेडकराइट थॉट जिसे कहते हैं, वो जिस ढंग से बिहार में बढ़ता जा रहा है दलितों में, वो तबका अब आरजेडी की तरफ जाता है, या कांग्रेस पार्टी वैसे ही उसके लिए गारंटर की भूमिका निभाती है राजद के लिए, जैसे यूपी में अखिलेश यादव के लिए संविधान के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में निभाया था। ये देखा जाना है। जेडीयू पर संकट है, अगर निशांत को जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या जेडीयू वैसे ही, जैसे कि पिछले 2 दशक से 20-25 साल से नीतीश कुमार ने जेडीयू को चलाया था, ललन सिंह बैठे हुए हैं, अगर आप निशांत को पूरी जिम्मेदारी दे देंगे तो फिर वो क्या करेंगे? क्या जेडीयू में भी वो विघटन दिखेगा? बिहार एक बड़े बदलाव की ओर जाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा संकट तो हमें 4 पक्ष पे दिखाई दे रहा। एक भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, और तमाम तरह के आकलन करने वाले रणनीतिकार, और बिहार की जनता। ये चारों इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे कि नीतीश कुमार जी आखिर माने कैसे। सबका आकलन ध्वस्त है। मैं जो देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार जी का सोशल मीडिया पोस्ट है, जैसे वो पोस्ट आए वैसे मुझे जगदीप धनखड़ जी की याद आ गई कि जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा और इस पोस्ट में कोई बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई नहीं दिया। तो अब
जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या होगा ये अभी से आकलन करना। देखिए क्या है, तमाम राजनीतिक भविष्यवाणियाँ विफल होती है, उसका भविष्य क्या होगा इसका आकलन अभी कर देना कठिन है कि क्या होगा। अब सबसे मूल बात यह आ रही कि नीतीश कुमार जी का क्या होगा, वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा, ये तो 2 साल 3 साल या आपके 2029 में पता चलेगा, यानी 4 साल है। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी का क्या होगा, नीतीश कुमार जी किस भूमिका में आएंगे। हम सारी चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि उनके बेटे निशांत के किस भूमिका में आएंगे, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि नीतीश कुमार जी की अगली भूमिका क्या होगी, क्योंकि उनका जो है एक चौथा पंथ आ गया है 75 के बाद, अब वो दिल्ली में फिर से वापसी किए हैं। इस पंथ में उनकी नई भूमिका क्या होगी, क्या वो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, या जिसको उन्होंने राज्यसभा का उपसभापति बनाया था हरवंश जी की जगह लेंगे, या सिर्फ राज्यसभा सांसद के रूप में रहेंगे। ये ऐसे यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब मुझे लगता है नीतीश कुमार जी के पास भी नहीं होगा। पूर्णिमा मैम, जिस तरीके से बिहार अब बदलाव की ओर जा रहा है, बीजेपी ने मतलब हम जब बिहार चुनाव में थे उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी अपना सीएम चाहती है, थोड़े दिन तो रहेंगे फिर उसके बाद देखेंगे, इस तरीके का आकलन खबरों के खिलाड़ी में भी हुआ है। क्या वाकई में नीतीश कुमार को अब ये माना जाए कि हाँ अब उनका राजनीति का जो पूरा दी एंड रिटायरमेंट है वो वैसे ही, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो उन्हें पीएम कैंडिडेट बना रहे थे, अब देख लो उनकी क्या स्थिति है। नहीं, बिहार में क्या होगा, ये जब हम बिहार चुनाव थे तो हमने कई बार चर्चा की थी और उसमें करीब सभी ने ये मान के मतलब हम चल रहे थे कि नीतीश को इस बार बनना है नहीं बनना है इसकी कोई गारंटी नहीं है, बीजेपी उन्हें बनाएगी कि नहीं बनाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बन गए चलो अच्छी बात है, लेकिन ये भी हमने चर्चा में अपने डिस्कस किया था कि वो कितने दिन बने रहेंगे। तो एक तरह से अब जो वहाँ पे हो रहा है ये एक देजावू टाइप की फीलिंग है कि अरे ये तो हम पहले से सोच के बैठे थे कि यही होगा, और हाँ वही हो रहा है। अब रही नीतीश की बात और जेडीयू की क्या वहाँ पे राजनीतिक भविष्य होगा। नीतीश जी सेंटर में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो जगह खाली कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए बीजेपी को चुनाव जिता के दिया और अब वो सारी गद्दी उसको सौंप के किनारे हट रहे हैं, बड़ा महान काम कर रहे हैं। लेकिन अब उस महान काम में बीजेपी क्या करती है, उनकी पार्टी जो जेडीयू है उसको बीजेपी कितने दिन तक इंडिपेंडेंट रहने देगी या अपने में मिला लेगी, या जेडीयू टूट जाएगी, कुछ धड़ा उसका आरजेडी में चला जाएगा, कुछ कांग्रेस के साथ चला जाएगा, ये सारी अभी कयास है। उसका क्या होगा हमें नहीं पता। हालांकि ये ज़रूर लग रहा है कि अब जेडीयू का जो इम्पोर्टेंस था, रेलिवेंस था, इलेक्टोरल रेलिवेंस, वो कम ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली नीतीश के नाम पे वहाँ पे लोग वोट देते थे, जेडीयू के नाम पे वहाँ पे वोट नहीं होता था। बिहार में आपको याद है स्लोगन क्या होता था, हर बार यही होता था, अब की बार नीतीश सरकार। तो नीतीश सरकार, नीतीश कुमार से ही ये पार्टी का नाम था वहाँ पे और चलती थी पार्टी। अब वो कहाँ कौन सा वोट बैंक जाएगा ये हम बाद में देखेंगे। हाँ, अब जब सेंटर में नीतीश आ रहे हैं तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सेंटर में उनकी क्या भूमिका रहती है। राज्यसभा में तो मुझे नहीं लगता है कि उनको हरिवंश जी की कुर्सी दी जाएगी, क्योंकि जो हमने उनका पब्लिक में बिहेवियर देखा है उस पर वो राज्यसभा के चेयरमैन की पोजीशन को वो संभाल पाएंगे, डिप्टी चेयरमैन की, उसमें थोड़ा शक है। मानसिक रूप से भी वो थोड़ा इधर उधर उनका हमने देखा है होता रहता है। हाँ जी, वो थोड़ा कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ बहका बहका सा करने लगते हैं, तो वो कुर्सी तो उनको शायद ना मिले। लेकिन बाकी उनका क्या रोल रहता है राजनीति में, विपक्ष के साथ भी बीजेपी के साथ भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन आज है उसके जनकदाता नीतीश जी रहे हैं, वन ऑफ द मेन फाउंडर, बिल्कुल वन ऑफ द मेन फाउंडर्स जो इंडिया गठबंधन बना उसके नीतीश जी थे। तो क्या पता उनको कल को कौन सा स्पार्क आ जाए और वो फिर से कुछ प्लान करने लगे दिल्ली में बैठ के, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आगे की राजनीति दिल्ली की बहुत दिलचस्प होने वाली है, ये हमें जरूर दिख रहा है। देखिए, दो बातें नहीं हो सकती, या तो वो अस्वस्थ हैं या वो पलटू हैं। दोनों चीजें नहीं हो सकती। नहीं, यदि वो अस्वस्थ हैं तो पलटने की स्थिति में नहीं है। अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी बिस्तर में पलटी नहीं मारता, और यदि वो स्वस्थ हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पलटी को लेकर उनकी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि वो किसी प्रायोजन से दिल्ली आए हैं, और यदि वो प्रायोजन पूरा नहीं होता तो करवट बदल सकते हैं। वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, तो उसी तरीके से वो नीतीश हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अवधेश सर,
पिछले 20 सालों के बाद अब बिहार बदलता दिखेगा, नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, क्या वो जो बीजेपी एक संतुलन बैठाएगी वहाँ पर, क्योंकि 85 सीट उनकी और 89 सीट उनकी, तो वो संतुलन बैठाना इतना आसान होगा बीजेपी के लिए अपना सीएम प्रोजेक्ट करने के बाद? देखिए, हम पत्रकारों की अपनी एक समस्या होती है। पत्रकार पहले ही अश्रद्ध हो जाता है किसी के प्रति, कोई भी घटना घटती है निराश ज्यादा जल्दी हो तो जाता है नहीं, ना? कई बार उसमें मानवीयता, उसमें गरिमा, उसके सच्चाई, उसमें संवेदनशीलता सबसे ऊपर उठ करके ना हम उसका पोस्टमार्टम कई बार इतनी क्रूरता से करते हैं कि बड़ी बड़ी घटनाएं जो बाद में इतिहास का अध्याय बनती है, तात्कालिक रूप से हम उसकी छीछा लेदर कर देते हैं। और हमारे देश का बुद्धिजीवी, पत्रकारिता के कुछ बड़े बड़े चेहरे, राजनीति और एक्टिविस्ट के लोग इतने पाखंडी हैं, और मैं एक शब्द, इतने बेशर्म हैं कि जो कल तक लोग एक वीडियो निकाल के नीतीश कुमार को पागल साबित कर रहे हैं कि देखो देखो देखो, और वायरल कराया जा रहा था। एक लड़की को एक अभिभावक की तरह उस व्यक्ति ने कहा कि अरे काहे पहनी है, उतारो, बच्ची की तरह उसको दे रहा है, उसको इश्यू बनाया गया। वो सब लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं कि भाजपा ने षड्यंत्र करके हटा दिया, नीतीश को तो अभी रहना था। तो इसके आधार पर देश का मानस बनना चाहिए, या जितनी बड़ी ये घटना है इसके पीछे जो कुछ महानता है, किसी का त्याग है, उसको याद किया जाए, और उस व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है बिहार और भारतीय राजनीति में, उसको भी याद किया जाना चाहिए। जो नीतीश कुमार जब चाहे बीजेपी को त्याग दिया, जिसके लिए पलटू राम बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब चाहा तो आरजेडी को त्याग दिया, वो इतने कमजोर हो गए कि भाजपा के ब्लैकमेल में आकर वो सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे और राज्यसभा चले जाएंगे। भाई, जिस व्यक्ति के जीवन में एक पैसे के करप्शन का आरोप नहीं है, जिसने अपने सक्रिय राजनीति में किसी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, वो इतना डरपोक हो जाएगा, खुलेआम बोलने वाला आदमी। जब बीजेपी को 13 में वो छोड़ के गए थे तो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उन्होंने एक मोर्चा लिया था, हम लोग उससे सहमत नहीं होते थे, वो पलट गए, उससे भी सहमत नहीं थे। लेकिन एक साहसी आदमी, मैं 80 से उस आदमी को जानता हूं, दबाव डाल के षड्यंत्र करके कोई उसको हटा नहीं सकता है। अगर तो इसलिए ये जो फैसला हुआ है, दो स्थितियों में देखिए, आने वाले समय में मैं कह रहा हूं कि इस विषय को भारत की राजनीति के अध्येता गहराई से अध्ययन करेंगे, इस पर शोध किया जाएगा, क्योंकि जो कुछ इतिहास भारत में हुआ नहीं, हम अपने अनुसार सोचने लगते हैं कि हर चीज स्वार्थ से ही होता है। अगर किसी को कहा जाए, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को, कि आपको अब मुख्यमंत्री नहीं रहना है, तो या तो सरकार गिरा देगा, वो दूसरी ओर जाएगा। इतनी आसानी से दूसरे का पोस्ट लिख दिया, दूसरे ने पोस्ट लिख दिया, यानी नीतीश कुमार को जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको झूठा भी साबित कर रहे हैं, उनको डरपोक और कायर भी साबित कर रहे हैं। अब ये समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहेगा। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, पिछले लंबे समय से, लगभग वो जब तेजस्वी के साथ गए थे तो उनका सार्वजनिक बयान है कि अब मैं आगे इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, अब इन्हीं लोगों का चलेगा। और अपने साथियों से वो कहते भी रहे हैं कि अब मैं यहां से मुक्ति चाहता हूं। तो अब मुक्ति चाहता हूं, लेकिन जो उनकी स्थिति अभी हो गई थी, तो मैं तो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की और जनता दल यूके की जो अभी लीडरशिप है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि उनको सम्मानजनक विदाई जो वो चाहते थे उसके लिए तैयार किया, वो तैयार हुए और वो जगह छोड़ रहे हैं बगैर किसी पीड़ा के। आप देखिए, उनके घर की जो तस्वीर आई है, एक व्यक्ति जिसकी 13-14 साल पहले पत्नी गुजर गई हो, बेटा 50-51 साल का हो गया जिसने शादी नहीं की है, आखिर उसने जीवन में किया क्या? बेटा को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। लोग मजाक करते थे कि सबका बेटा आगे बढ़ गया है, उसने। अब अगर वो बेटा आ रहे हैं तो आजकल हम इसलिए चर्चा करते हैं कि दूसरे के पुत्र लोग हैं तो परिवारवाद हो गया, लेकिन वो बेटा चाहता, आप उस बेटा को भी देखिए कि उसने पूरा डिसिप्लिन रहते हुए पिता की जो मान्यता है इस संदर्भ में, उसका पूरा पालन हो कि मेरे कारण कोई सवाल नहीं उठे, उसने एक कदम ऐसा नहीं उठाया है जो दूसरे के बेटा लोग उठाते हैं। तो ऐसा अध्याय है जो भारत की राजनीति में उपलब्ध नहीं है। और जिस बिहार में लोग हताश थे, निराश थे, अवसादग्रस्त थे, लोग छोड़ छोड़ के, हर जाति के लोग जा रहे थे, लगता था बिहार में कुछ होगा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने, मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी बोलूंगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जहां तक बिहार को पहुंचाया है, इस समय से बेहतर उनके अपने बाहर जाने का क्या समय हो सकता है कि गठबंधन को एक जबरदस्त बहुमत है,
देश की गाड़ी, राज्य की विकास की गाड़ी पटरी पर है। बिहार का विकास दल भारत के कई, माने एक बार तो शीर्ष पर भी चला जाता है ग्रोथ, लेकिन 2-3 जो बड़े राज्य हैं उनके समानांतर उनसे आगे पीछे रह रहा है, लेकिन इतना पीछे है कि आगे नहीं निकलता है। तो नीतीश कुमार ने एक उदाहरण इस समय सेट हुआ है और साथी दलों ने उनको तैयार करा के, साथियों ने भारत के सामने एक उदाहरण दिया है कि दूसरे लोग भी ऐसा करें। अब बाकी तो आप षड्यंत्र देखते रहिए, वो कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, ये भविष्य नहीं देखूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि जो कुछ टिप्पणी की जा रही है उसको आपको टेप लेके रखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला। जनता दल यू का भविष्य कोई नहीं कर सकता है। देश भर में 1977 के बाद जनता दल यू टूटती और बनती रही है, जनता दल की पार्टियां, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, कभी भी उसने अपने गठबंधन के साथियों का असम्मान ये छोड़ा नहीं है। उद्धव ठाकरे स्वयं छोड़ के गए, भाजपा नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार स्वयं छोड़ के गए, जब वो वापस आए तो उतने ही सम्मानपूर्वक फिर रहे और स्वतंत्रता से काम किए। टीडीपी भाजपा को छोड़ के गई है, भाजपा छोड़ के नहीं गई है, इसलिए ये भी एक गलत बताया जाता है। और वो भी 240 सीट पर किसी को षड्यंत्र पूर्वक हटा के और केंद्र सरकार में वो जोखिम मोल लेंगे। नीतीश कुमार और जिस तरीके से बिहार से उनका लगाव रहा है, पूर्णिमा जी जिस तरीके से कह रही थी कि जेडीयू पर कभी वोट नहीं मिला, जब भी वोट मिला नीतीश को मिला। नीतीश और बीजेपी के बीच कोई डील नहीं हुई है, इस तरीके की बात भी अवधेश जी कह रहे थे। पर क्या इतना सामान्य सब दिख रहा है? अमित शाह को भी अभी हमने सुना वो स्वागत कर रहे हैं। सर डील तो मैं कह रही हूँ, मतलब आप उनका कहना ये है कि आप मान रहे हैं कि सब सहज भाव में सब सहज हुआ है, आप ऐसा कह रहे हैं जी। देखिए अवधेश जी की बात पर मैं क्या टिप्पणी करूं, चूंकि उनको तो हर चीज़ सहज दिखती है, लेकिन मैं इसको सहज नहीं मानता हूं। मेरा मानना ये है, और नीतीश जी और मायावती 2 नेता ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब मित्रों की राय बदलती रहती है। जब वो पाले के इस तरफ होते हैं तो हमारी राय कुछ होती है, जब पाले के उस तरफ होते हैं तो राय बदल जाती है। ये हम सबके साथ है। वो नीतीश जी और मायावती जी पे लागू होता है, क्योंकि लगातार ये 2 नेता ऐसे हैं जो अपने पाले कई बार बदल चुके हैं। नीतीश जी के बारे में अगर क्रोनोलॉजी ही देखें, नीतीश जी ने जब भी बड़े फैसले किए हैं तो खुद मीडिया में आके जनता को बताया है। 2013 में जब वो भाजपा का साथ छोड़ रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता दल कार्यकारिणी की बैठक थी, बाहर आके उन्होंने कहा, तब तक वो गठबंधन में थे, उन्होंने कहा कि कभी तिलक लगाना पड़ता है और कभी टोपी पहननी पड़ती है राजनीति में, ये इशारा कर दिया था। और उसके बाद उसी 2013 में मैं पटना गया था, अमर उजाला की तरफ से ही कवर करने। नीतीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि वो भाजपा का साथ एनडीए छोड़ रहे हैं। उसके बाद नीतीश जी जब लालू जी के साथ गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि हम गठबंधन कर रहे हैं। फिर जब वापस गए तो उन्होंने मीडिया को बुला के बाइट दी, बताया। फिर जब इधर आए तो नीतीश जी जितने फैसले किए हैं उसमें पहली बार इतना बड़ा फैसला नीतीश जी ने बिना मीडिया से कोई चर्चा किए एक एक्स पोस्ट पर डाल दिया, जिस पे वो कभी रहते नहीं हैं। नीतीश जी की इसके पहले एक्स पोस्ट किसने देखी है? हमने तो नहीं देखी है। जनता दल यू की जरूरत आती रही, वो गया नंबर 1। नॉमिनेशन का जब फोटो देखिए, नीतीश जी आगे बैठे हुए हैं, एक तो अमित शाह जी हैं, एक तो नितिन नवीन जी हैं, और पूरे 5 में बीजेपी के नेता हैं। जनता दल यूनाइटेड से पीछे खड़े हुए हैं। यानी ललन सिंह भी बगल में नहीं बैठे, संजय झा भी नहीं बैठे। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो ऑप्टिक्स होते हैं उनसे चीज़ें रीड की जाती हैं। हमारा पत्रकारों का काम ही यही है। अगर हम पत्रकार रीड करना बंद कर दें तो बेकार है बहस करना, बेकार है प्रोग्राम करना, बेकार है पॉडकास्ट करना। सब कुछ सहज भाव में हो रहा है। सहज भाव में राजनीति में कुछ भी नहीं होता। राजनीति में जो भी होता है वो असहज तरीके से होता है। जो अभी शुक्ला जी ने कहा ना कि मुझे धनखड़ जी की याद आ गई, तो वो स्थिति है। तीसरी बात ये है कि अब निशांत कुमार आएंगे नहीं आएंगे क्या है, वो नीतीश जी पहले तो कभी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अब मैं तो कभी इसको बुरा नहीं मानता। मेरे लिए परिवारवाद जो एक राजनीतिक मुद्दा है, जनता के बीच में कोई मुद्दा नहीं है। और जनता के बीच अगर मुद्दा होता तो जनता सांसद के बनने पर डिमांड आती है इनकी पत्नी को टिकट दे दीजिए, वो जीत के अब भेज देती है, जनता जिता के भेज देती है। आज तक जो है अब योग्यता अगर नेता में नहीं होती तो कितनों परिवार आ जाए वो आगे नहीं बढ़ पाता। जो फिल्मों में यही होता है कि राज कपूर ने 3 बेटों को लॉन्च किया, लेकिन चले खाली ऋषि कपूर, बाकी दोनों नहीं चले। तो ये अलग है। तो नीतीश जी अगर निशांत आते हैं तो ठीक है। उन बड़े पिता का बेटा होना न अतिरिक्त योग्यता है ना अयोग्यता है। आप खाली इसलिए राजनीति में ना आए कि बड़े बाप के बेटे हैं, वो भी गलत है। और खाली इसीलिए आ जाए बड़े बाप के बेटे हैं, इसलिए मुझे लगता है निशांत के आने पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आए अच्छी बात है, वो अब उनको फिर तय करना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड की जहाँ तक बात है, जनता दल यूनाइटेड व्यक्ति आधारित पार्टी रही है। नीतीश जी के बाद वहाँ सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है।
मैं ये नहीं कहूँगा नीतीश जी ने कोशिश नहीं की, नीतीश जी ने 2 बार ईमानदार कोशिश की, लेकिन दोनों बार वो असफल हुए। जीतन राम मांझी को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो इसी कोशिश के तहत बनाया था कि एक दलित को बना के आगे ला रहे हैं और एक नेता तैयार हो। हाँ, एक रिस्क लिया उन्होंने, लेकिन जीतन राम मांझी की अपनी महत्वाकांक्षाएं जाग गई और उसके बाद वो हो गए। दूसरा, उन्होंने प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड का उपाध्यक्ष बनाया था और मीटिंग में अभिषेक को याद होगा, पार्टी की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हमारे जो है भविष्य के नेता जनता दल यूनाइटेड के प्रशांत किशोर हैं, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर से उनके मतभेद हो गए, प्रशांत किशोर अलग हो गए। तो 2 बार कोशिश उन्होंने की, लेकिन उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में कोई सेकंड रैंक का लीडर नहीं बचा, क्योंकि जो बड़े नेता थे जनता दल यूनाइटेड के, जो नीतीश कुमार के समकक्ष थे, वो चाहे शरद यादव रहे हों, जौहर साहब तो उनसे सीनियर थे, या शिवानंद तिवारी जैसे लोग रहे हों, बड़े लोग, वो पार्टी में रहे नहीं, बहुत दिन तक रह नहीं पाए, और इसके लिए भी नीतीश जी जिम्मेदार हैं कि क्यों नहीं रह पाए। अब नीतीश जी क्या करेंगे, सवाल ये है। नीतीश जी मुझे लगता है कि अब किसी ऐसी स्थिति में नहीं है कुछ कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सीटें अगर 89 सीट्स नहीं होती, 50-60 सीटें होती और आरजेडी की 50-60 सीटें होती, तो नीतीश जी कुछ ना कुछ कर सकते थे। अब स्थिति ये है कि अगर पूरा का पूरा जनता दल आरजेडी के साथ हो जाए, तब भी बिहार में सरकार बनाना आसान नहीं है, नंबर 1। वैसे भी पूरा जनता दल बीजेपी से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, आधे से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के विधायक और नेता जो है वो पूरी तरह भाजपा में हो चुके हैं, लगातार बीजेपी के साथ काम करते करते। उनका भाजपा के प्रति कोई वो जो पहले एक वैचारिक वो था कि वो अब खत्म हो चुका है। ललन सिंह से आप उम्मीद करते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लेंगे, या संजय झा से, वो अब खत्म। वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे कुछ लोग थे वो, लेकिन अब वो भी मुझे लगता है वशिष्ठ बाबू भी अब उस स्थिति में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता दल यूनाइटेड कोई एनडीए से अलग होगा। हाँ, उसका काडर और उसका वोटर, वो रिएक्शन आप देख लीजिए जो हो रहा है, जिस तरह उनके वोटर काडर प्रदर्शन कर रहे हैं, असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो कहीं उनको लगता है कि उनके साथ छलावा हुआ है। हाँ। क्योंकि चुनाव जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था, और नीतीश कुमार को जिस तरह से बड़े सलीके से दिल्ली ले आया गया। हाँ, दिल्ली में उनको क्या भूमिका दी जाएगी, अगर अमित शाह जी की बात माने तो क्या वो एनडीए के संयोजक बनेंगे जो जॉर्ज फर्नांडिस थे? अगर बन जाते हैं तो एक उनकी भूमिका हो सकती है। भविष्य के गर्भ में कोई बहुत नीतीश का रोल बहुत प्रभावशाली भूमिका इसलिए नहीं होगी कि उसे मोदी जी तय करते हैं, वो उसमें वो अटल जी वाले बीजेपी या एनडीए नहीं है जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस का रोल था। यहाँ नीतीश जी बन भी जाएंगे तो सेरेमोनियली होगा, बाकी कोई पोस्ट उनके लिए बची नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जी हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बीजेपी अपने व्यक्ति को ही बनाती है। हाँ, लोग कह रहे हैं भारत रत्न दे दिया जाए शायद उनको, तो भारत रत्न एक डेकोरेटिव वो है। और उप प्रधानमंत्री की बात भी चल रही है कि उप प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की जो शैली है, कार्यशैली, उसमें वो पावर शेयरिंग इस तरह करे कि वो, क्योंकि वो अगर उप प्रधानमंत्री जेडीयू का बनेगा तो चंद्रबाबू भी मांगेंगे, तो 2 उप प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे नहीं लगता। नीतीश जी शायद दिल्ली आके एक एल्डरमैन की भूमिका में रहेंगे, गाए बेगाए हमारे जैसे तमाम पुराने लोग जो उनसे मिलते जुलते रहेंगे। पटना में तो नहीं मिल पाते थे। अभी आदरणीय अवधेश जी ने जब नीतीश कुमार जी को त्यागी और तपस्वी निरूपित किया, हाँ, मतलब उन्होंने एक तरह से ये बताया कि वो कितना बड़ा त्याग किया और कितने तपस्वी रहे हैं। तो मुझे पंचतंत्र की वो कहानी याद आई जिसमें शेर जब शिकार के लायक नहीं बचता तो वो अपने ही शिकार किए हुए लोगों के आभूषण सामने रखता है और राह चलते लोगों को प्रलोभन देता है कि आओ, अब मैं संत हो गया हूँ और अब मैं शिकार नहीं करता और अब मैं मांसाहार भी ख़त्म कर चुका हूँ। और जब प्रलोभन में राहगीर उसके पास जाता था तो वो उसको मार के अपना भरण पोषण करता था। आपने बिहार चुनाव के परिणाम के बाद कहा था कि वो महारानी का डायलॉग फिर चरितार्थ हुआ कि जब जब हम समझते हैं कि हम बिहार को समझ गए हैं, तब तब बिहार जो है चौंका देता है, हैरान कर देता है। फिर वही हुआ है। नीतीश कुमार का युग खत्म समझे? बिहार भी चौंकाता है, राजनीति भी चौंकाती है, और नीतीश कुमार भी चौंकाते हैं। नीतीश कुमार तो हमेशा से चौंकाते ही रहे हैं। ये परिवर्तन अवश्यंभावी था, ये परिवर्तन होना तय था। बहुत चौंकने वाली बात इसमें नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा परिवर्तन। ये बड़ा परिवर्तन इसलिए है कि समाजवाद और समाजवादी आंदोलन की कोख से जन्मे जो नेता थे, उनकी आखिरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं नीतीश कुमार। जिस तरीके से उन्होंने बिहार को चलाया, बिहार की जो बदहाली थी, बिहार की जो छवि थी, बिहारी लोगों के जो दर्द थे, त्रास थे, उनको उनसे उबारने के लिए दिन रात वो जुटे रहे। घर परिवार था ही नहीं, उसका ध्यान दिया, बच्चे को भी आगे नहीं लाए, और एक साफ सुथरी राजनीति उन्होंने की। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा बदलाव है। इसके पीछे की कहानियों पर चर्चा होती रहेगी, सालों होती रहेगी।
पूरा सच कभी सामने राजनीति में आता नहीं है। लेकिन जो स्थिति नीतीश कुमार की थी पिछले 1-1.5 साल से, उसमें समझ में तो ये आ रहा था कि ये लंबा नहीं चलेंगे, सक्रिय रहकर नहीं चल पाएंगे। चूंकि चुनाव के वक्त बदला जाना संभव था नहीं तो चुनाव के परिणामों पर प्रभाव पड़ता। सांसें रोककर भाजपा और सहयोगी ने उस चुनाव को निकाला है, जिसकी चर्चा हम चुनाव के दौरान भी करते रहे थे। जो वीडियो उनके कुछ सामने आए थे, जो हरकतें सामने आई थी, उसको देखकर ये डर बना रहता था कि चुनाव में इन्होंने एक हाथ कोई ऐसी गड़बड़ी की और चुनाव बिगड़ा। तो गनीमत तो ये रही कि चुनाव के दौरान ऐसी कोई गड़बड़ी, ऐसी कोई हरकत उनसे नहीं हुई। उम्र के आगे, शरीर के आगे, बीमारी के आगे बड़े से बड़ा कद्दावर योद्धा भी मजबूर होता ही है। ऐसा नहीं होता तो एक भी युद्ध न हारने वाले बाजीराव पेशवा खरगोन के पास इस तरीके से अपना देह त्याग कर नहीं चले जाते। हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार सशरीर हमारे बीच में लंबे समय बने रहे, लेकिन वो बिहार त्याग कर जा रहे हैं। और लोग कुछ भी कहें, उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट की है उसका तर्क तो गले नहीं उतरता कि मैं विधानमंडल और विधानसभा में भी रहा हूँ, लोकसभा में रहा हूँ, तो मैं राज्यसभा में भी रहूँ। ये नर्सरी के बच्चे को समझाइश देने वाली बात नहीं है कि अच्छा आपने लॉलीपॉप दे दी और बच्चे चुप हो गए। तो हम मानते हैं कि इसके पीछे कहानी रही होगी, और कहानी इतनी अनोखी भी नहीं कि समझ में ही आ रही थी, चुनाव के टाइम से आ रही थी। हाँ, इतना 3 ही महीने में हो जाएगा, लेकिन भाजपा की दृष्टि से सोचे तो अगर देर से करते तो अगले चुनाव के पहले स्थिति को संभालना, अपनी जमीन बनाना, नए मुख्यमंत्री को स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाता। भाजपा खुद मुख्यमंत्री बदलती रही है अपने 3-3 बार। उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए थे चुनाव के पहले। गुजरात, उत्तराखंड, जब भाजपा का ही कंट्रोल होता तब भी वो ऐसा करते हैं। यहाँ तो कंट्रोल नहीं था, फिर भी उन्होंने किया उस स्टाइल। मध्य प्रदेश में शिवराज से चुनाव लड़वाया और मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव। वहां पर भजनलाल शर्मा बनेंगे, किसको पता था। तो ये भाजपा की स्टाइल भी है, और राजनीति के ये ऐसे दांव पेच हैं जिसको खेलते हैं। और जब राजनीति में कुछ किया जाता है ना, तो अगले 10 चालें सोच के की जाती है। हो सकता है कि सारी चालें वैसी ही ना पड़े, तो फिर थोड़ा बदलाव होता है। लेकिन ये शतरंज की बिसात है, और इसमें ना कोई, हमेशा मैं कहता हूँ, स्थायी शत्रु होता है ना स्थायी मित्र। नीतीश कुमार की अदावत भी सबने देखी भाजपा के साथ, और वो जब कहते थे नरेंद्र मोदी जहाँ भोजन कर रहे हो जाऊँगा नहीं, और ऐसा सचमुच हुआ भी था। एक भोज में इधर से मोदी जी घुसे और उधर से नीतीश कुमार निकल गए थे। और वही नीतीश कुमार अभी जब 3.0 हुआ मोदी का, तो वहाँ पर जब पहली बैठक सभी सांसदों की, उसमें कह रहे थे कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब हम यहीं रहेंगे, मोदी जी आप चिंता मत कीजिए। तो ये उन्होंने कह तो दिया, पर करेंगे कि नहीं, इस पर सबको डाउट था। लेकिन उनको सक्रिय राजनीति से और मुख्यमंत्री के पद से अलहदा किया जाएगा, ये तय माना जा रहा था। चुनाव के पहले करते तो चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ता, अब कर दिया है। मुझे जेडीयू से ज़्यादा और भाजपा से ज़्यादा चिंता बिहार के भविष्य की है। जो साफ नेतृत्व नीतीश कुमार ने दिया, जिस तरह से गुंडागर्दी से, और लोग शाम को 7 बजे बाद बिहार में घूम टहल नहीं पाते थे, ट्रेन से जाते थे तो स्टेशन पे ही रुक जाते, उस बिहार में आए हुए बदलाव को क्या जो भी मुख्यमंत्री बनता है, वो भाजपा का हो, किसी का हो, 2 डिप्टी सीएम हो, कोई भी फार्मूला आप लगाएं, क्या उस बिहार को यहाँ से बेहतरी की ओर ले जाएंगे, या वापस उसी जंगल राज वाले बिहार की? दूसरे को तो जंगल राज कह के आपने सत्ता में नहीं आने दिया। अब जो नेता बैठेगा उसकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये है कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में बाहर लाई, उसको न केवल कायम रखे, बल्कि बिहार को प्रगति के पथ पर आगे ले जाए। ये ज़्यादा बड़ी चिंता होनी चाहिए। तो बिहार ने एक बार फिर चौंकाया है। नीतीश कुमार अब बिहार से दिल्ली आ रहे हैं, राज्यसभा में बैठेंगे। उनका पोस्ट लगातार आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे थे। अब नीतीश कुमार का भविष्य कैसा होगा, या उनका रोल भविष्य में कैसा होगा, ये जानना बेहद दिलचस्प है। और दूसरी, क्या जेडीयू भी बीएसपी की तरह सिर्फ पार्टी मात्र रह जाएगी, या वो अपना अस्तित्व बचा पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद।